Hmm. So we are talking about the acidic strength of carboxylic acid. तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या पढ़ा गया? एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में पढ़ा गया कि दे आर मच मोर एसिडिक देन फिनॉल एंड अल्कोहल। ठीक है, ऐसे कैसे एविडेंस हुआ? तो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड हैं दे आर रिएक्टिंग विद ऑल का मतलब सोडियम से भी रिएक्ट करके हाइड्रोजन देता है, NaOH से रिएक्ट करके वाटर देता है, और Na2CO3 से रिएक्ट करके CO2 देता है। आवाज आ रही है बेटा? हेलो, ठीक है। और आपका जो वो है यस सर, फिनॉल है, इट इज ओनली रिएक्टिंग विद सोडियम एंड सोडियम ऑक्साइड, while phenol is only reacting with sodium। तो इससे ये पता चलता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन व्हाट? फिनॉल एंड अल्कोहल। क्लियर? ठीक, हेलो, यस सर, क्लियर है कुछ? हाँ हूँ, बोलो कुछ समझ, क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक। हाँ जी सर। दूसरी बात करी क्या गई? दूसरी बात करी गई कि अब अगर हम फिनॉल और एसिड की एसिड स्ट्रेंथ को कंपेयर करें तो एसिड की एसिड स्ट्रेंथ इस इक्विलिब्रियम से डिफाइन होती है, CH3COO माइनस प्लस H प्लस, इस इक्विलिब्रियम से डिफाइन होती है। और अगर हम फिनॉल ले लें तो फिनॉल की एसिड स्ट्रेंथ इस इक्विलिब्रियम की स्टेबिलिटी या डायरेक्शन से डिफाइन होती है। वैसे अगर हम फैक्ट की बात करें तो इसका K होता है 1.8 इंटू 10⁻⁵, और इसका Ka2 बोलेंगे तो 10⁻⁻ कितना? 10। अब यहाँ पे इट इज कि Ka1 इज ग्रेटर देन Ka2, इसका मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड acids are much stronger than phenol, ठीक है ना? इसका कारण मैंने बताया था, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट। क्या रीजन था? रीजन ये था कि फिनॉक्साइड आयन रेजोनेटिंग स्टेबिलिटी फिनॉक्साइड आयन की कार्बोक्सिलेट आयन के मुकाबले कम है। ठीक है, कम कैसे? क्योंकि जब हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ऑक्सीजन न्यूट्रल है। कैसा है? न्यूट्रल। और जब हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं लाइक दिस, तो ऑक्सीजन पार्शली गेटिंग निगेटिव चार्ज। समझ रहे भैया? जी सर। निगेटिव चार्ज। तो रेजोनेंस के थ्योरीज या कॉन्सेप्ट ये बताते हैं कि जैसा एटम है वैसा चार्ज है, तो वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होता है। तो ऑक्सीजन वन ऑफ द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, सेकंड हाईएस्ट है, पहला फ्लोरीन है। और जब हम कार्बोक्सिलेट आयन की बात कर रहे हैं तो कार्बोक्सिलेट आयन में ऑक्सीजन गेटिंग निगेटिव चार्ज, और फिनॉल में ऑक्सीजन गेटिंग नॉट निगेटिव। जब आप इसका पूरा स्ट्रक्चर फिनॉल का बनाओगे तो आपको मैंने बताया था कि जब हम फिनॉल का पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर, किसका? फिनॉक्साइड आयन का। उस हाइब्रिड स्ट्रक्चर में क्या होता है? उस हाइब्रिड स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन इज न्यूट्रल। कैसा है? न्यूट्रल। और जब न्यूट्रल है इसका मतलब कार्बोक्सिलेट आयन ज्यादा स्टेबल है, तो पहले रिएक्शन का इक्विलिब्रियम ज्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा और वो ज्यादा हायर एसिडिक स्ट्रेंथ का होगा। एम आई राइट? ठीक है बेटा? यस सर। ठीक। नाउ सी कि एक तो ये कारण हो गया। अब देखो अब है रिलेटिव एसिड स्ट्रेंथ, of derivative of carboxylic acid, ठीक है? तो कार्बोक्सिलिक एसिड की जो रिलेटिव एसिड स्ट्रेंथ है उस पे कौन कौन से फैक्टर होंगे? तो आपका ये एनायन है, तो एसिड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन। कार्बोक्सिलेट आयन बेटा निगेटिव है या पॉजिटिव?
कार्बोक्सिलेट आयन निगेटिव है या पॉजिटिव? सर नेगेटिव सर। तो निगेटिव को कौन सपोर्ट करेगा? इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप। कौन सपोर्ट करेगा? इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप। ये किससे जनरेट होंगे? -I और -M से, और ये डीस्टेबलाइज होगा, यानी ERG जितना कम होगा, ERG किससे डिफाइन होंगे? +I और +M से। तो ये इसकी एसिडिटी को गवर्न करने वाले फैक्टर हैं। एनायन था, तो एनायन की स्टेबिलिटी इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप से डिफाइन होती है, और अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है तो इसकी स्टेबिलिटी कम होती है। क्लियर? ठीक। यस सर। इसके बाद कुछ हम एसिडिटी ऑर्डर अरेंज करके लिख रहे हैं, जैसे डिक्रीजिंग एसिड स्ट्रेंथ, डिक्रीजिंग एसिड स्ट्रेंथ, CCl3 COOH, CHCl2 COOH, CH2Cl COOH और CH3 COOH। ठीक। तो CCl3 में क्या है? CCl3 में Cl एक इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है। इसका कारण क्या है? ड्यू टू -I इफेक्ट, ड्यू टू -I इफेक्ट, ये एसिडिटी ऑर्डर डिफाइन है। ड्यू टू -I इफेक्ट, ड्यू टू -I इफेक्ट। ठीक है। और I इफेक्ट कैसा होता है? एडिटिव है, जितने ज़्यादा होंगे उतनी एनायन को स्टेबलाइज करेंगे। एडिटिव इफेक्ट, दिस इज एडिटिव इफेक्ट। ठीक है। दूसरी बात कि CFCH2COH ज़्यादा एसिडिक है देन ClCH2COH, देन CBr2COH, CBr, एक मिनट, ये हटा दो। हाँ, ये हटा दो, ये तो सही है, और ये हटा दो, तो ये बन जाता है CBrCH2COH, और फिर आ जाएगा CiCH2COH। ठीक है। तो F की इलेक्ट्रोनेटी Cl से ज़्यादा, Cl की Br से ज़्यादा, Br की I से ज़्यादा। तो यहाँ पे क्या होगा? एज इंडक्टिव इफेक्ट, एट -I इफेक्ट is electronegative effect, is electronegative effect, electronegative effect। ठीक है। दूसरा ऑर्डर आपसे पूछा सकता है कि FCH2CH2CH2COH इज, सॉरी, इसको यहाँ पे CH3 कर दें। ठीक है। तो ये हो गया आपका CH3, ये हो गया CH3, और ये हो गया C, और एक H यहाँ से डिलीट कर दें। यहाँ से एक H हटा दो, और इस H की जगह आप लगा दो, इस H की जगह आप लगा दो फ्लोरीन, ज़्यादा एसिडिक है। देन अब दूसरे नंबर कार्बन पर लगा दो CH2CHFCH2COH। ठीक है। एंड देन यहाँ पे आ जाओ, तो CH2FCH2CH2COH, 3 1 4, 3 1 4। ठीक है ना? ये ऑर्डर आ जाएगा। ये आप ऐसे लगा दो, इसमें जो साइन लगेगा वो क्या लगेगा? इसमें साइन लगेगा, इसमें साइन लगेगा ये साइन। ठीक है। तो अब इसका कारण बताओ, ये ऑर्डर ऐसा अरेंज क्यों है? ये सबसे ज़्यादा एसिडिक क्यों है? ये इससे कम है और ये सबसे कम है। व्हाट्स द रीजन? क्या रीजन हुआ? क्या सर? ये सबसे ज़्यादा एसिडिक है, ये उससे कम है, ये सबसे कम है। इसके पीछे रीजन क्या होगा? यानी 2 फ्लोरो इज मोर एसिडिक देन 3 फ्लोरो इज मोर एसिडिक देन 4 फ्लोरो कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी एसिटिक एसिड। मैंने बताया था इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस इफेक्ट होता है, याद है? मैंने आपको बताया था इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस इफेक्ट है।
डिस्टेंस इफेक्ट, यस सर। तो वहाँ पे डिस्टेंस सबसे कम है, तो वहाँ पे कार्बोक्सिलेट आयन जो बनेगा वो ज़्यादा स्टेबलाइज होगा। यहाँ लिख देगा एज इंडक्टिव इफेक्ट, एज इंडक्टिव इफेक्ट, एज इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस इफेक्ट, डिस्टेंस इफेक्ट, ये ध्यान में रखना, एज इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस इफेक्ट। ठीक है, तो ये डेरिवेटिव ऑफ एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड हैं जिनकी स्टेबिलिटी हमने यहाँ पे एक्सप्लेन की है, और आई थिंक ये सारा आपको समझ में आ गया होगा। यस सर। आ गया ना समझ में? तो अब एसिड स्ट्रेंथ ऑफ, एसिड स्ट्रेंथ ऑफ, एसिड स्ट्रेंथ ऑफ, एसिड स्ट्रेंथ ऑफ बेंजोइक, डेरिवेटिव ऑफ बेंजोइक एसिड, स्ट्रेंथ ऑफ डेरिवेटिव ऑफ benzoic acid, acid strength of derivative of benzoic acid, acid strength of derivative of benzoic acid। ठीक है, तो देखिए बेंजोइक एसिड के केस में भी वही रूल लगने वाले हैं, तो नए रूल नहीं लगते हैं, तो सेम रूल विल फॉलो। जैसे आपने ये बनाया बेंजोइक एसिड, जैसे आपने ये बनाया बेंजोइक एसिड, ठीक है, ये आपका बना बेंजोइक एसिड। अब ये जो बेंजोइक एसिड है ये बेंजोएट आयन देगा, प्लस H प्लस। एसिड स्ट्रेंथ क्या होगा? स्टेबिलिटी ऑफ, स्टेबिलिटी ऑफ बेंजोएट आयन, यानी EWG ग्रुप इसको सपोर्ट करेगा और ERG ग्रुप इसको अपोज करेगा, ये रेसिप्रोकल होगा। ठीक है, जो आपने एलिफेटिक में पढ़ा है वही आपने यहाँ पढ़ना है। सर वो स्क्रीन हटनी, स्क्रीन अभी आती है। तो सेम कॉन्सेप्ट विल बी देयर जो आपने पढ़ी है। ठीक है, तो मैं ये कह रहा था कि जो बेंजोइक एसिड में बेंजोएट आयन की स्टेबिलिटी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से डिसाइड होती है और वो डीस्टेबलाइज होता है इलेक्ट्रॉन लीजिंग ग्रुप से, लेकिन अलोंग विद दैट इफेक्ट एक और इफेक्ट यहाँ पे प्ले होता है जिसको कहते हैं आर्थो इफेक्ट। आर्थो इफेक्ट का मतलब क्या होता है? SIR, सर इफेक्ट। सर मीन्स स्टेरिक इनहिबिट रेजोनेंस। तो स्टेरिक इनहिबिट रेजोनेंस की वजह से ये कहा गया है कि आपकी आर्थो पोजीशन पे चाहे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो, उसकी एसिड स्ट्रेंथ अदर डेरिवेटिव से ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इस इफेक्ट में क्या कहा गया है? एट आर्थो पोजीशन, आर्थो पोजीशन whether electron group withdrawing group or electron releasing group is present, it will always increase the acid strength of given derivative of benzoic acid। ठीक, अब देखो बेटा ये होता है क्या, आर्थो इफेक्ट कैसे डेवलप होता है, कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे। जैसे हमने लिया कि ये आपने बेंजोएट आयन लिया, benzoate ion, this is your benzoate ion, C11C, ये आपका बेंजोएट आयन। ठीक है, इस कार्बन को हम 1 नंबर दे दें और बेंजीन का जो ये कार्बन इसको 2 नंबर दे दें। ठीक है, तो 1 नंबर कार्बन अभी इन दिस 1 नंबर कार्बन इज इन रेजोनेंस
is in resonance with ring, ठीक है। तो जब रिंग में होगा तो इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड होगा, रेजोनेंस हाइब्रिड, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड देखो क्या होगा। तो इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड है वो कुछ इस प्रकार का होगा, ध्यान से देखना। इसका रेजोनेंस हाइब्रिड कुछ इस प्रकार का होगा, प्लस डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस डेल्टा, और ये जो है ये इस टाइप का होगा। ठीक, ये कुछ इस प्रकार का होगा। तो 1 नंबर कार्बन इज इन रेजोनेंस विद रिंग, और हाइब्रिड आपका ऐसा होगा, दिखाई पड़ रहा है? यस सर। ठीक है, तो नोट कर लो पहले। तो क्या हो गया सर? वो हट गया सर। रेजोनेंस हाइब्रिड में आप देख रहे हो कि जो कार्बोक्सिलेट ग्रुप का कार्बन है वो बेंजीन रिंग के रेजोनेंस में है, जिसकी वजह से ये स्टेबिलिटी गेन करता है। ठीक है, क्या करता है? स्टेबिलिटी गेन करता है। और आपका जो चार्ज है वो कहाँ कहाँ स्कैटर्ड है? एक बेंजीन रिंग के कार्बन में और एक कार्बोक्सिलेट। तो ये अनइवन स्कैटरिंग ऑफ चार्ज, क्योंकि अलग अलग एटम पे अनइवन स्कैटरिंग ऑफ चार्ज, अनइवन स्कैटरिंग ऑफ चार्ज। अनइवन स्कैटरिंग ऑफ चार्ज। दूसरी बात ये है कि जब हम कोई ग्रुप आर्थो पोजीशन पे इसके अटैच करेंगे, जैसे आपने इसके डेरिवेटिव को बनाया लाइक दिस, ये आपका डेरिवेटिव बना। ये कोई ग्रुप एट आर्थो पोजीशन, तो ड्यू टू एक्स क्या होगा? ड्यू टू एक्स, और इसको आप 1 नंबर डाल दो, ये 1 कार्बन है और ये 2 कार्बन है। एक्स 2 कार्बन will lose their planarity, and hence now 1 carbon will not be in resonance to the ring। ठीक, इसका जब हाइब्रिड बनाओगे, इसका हाइब्रिड कैसे बनेगा? इसका जब हाइब्रिड बनाओगे तो दिस विल लाइक दिस। Planarity and hence 1 will not। अब है चार्ज ड्यू टू आर्थो इफेक्ट, चार्ज ड्यू टू आर्थो इफेक्ट are scattered evenly in oxygen atom. So second hybrid structure is more stable than first due to SIR effect। SIR बोले तो स्टेरिक इनहिबिशन रेजोनेंस इफेक्ट, इनहिबिशन रेजोनेंस इफेक्ट। तो जिसकी वजह से ये आर्थो इफेक्ट की वजह से, तो जब रेनाइन ज़्यादा स्टेबल है तो ऑफकोर्स वो एसिड स्ट्रेंथ भी बढ़ा देगा। इसलिए आर्थो इफेक्ट में ये कहा जाता है कि आपका जो ग्रुप है, चाहे इलेक्ट्रॉन विड्राइंग हो या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हो, वो डेरिवेटिव ऑफ बेंजोइक एसिड की एसिड स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा ही।
ठीक है। Yes, sir. Charge due to ortho effect are scattered evenly in oxygen atoms, so second hybrid structure is more stable than first due to SIR effect, means steric inhibition resonance effect, है ना। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर मैं कुछ लिख रहा हूँ, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ, ठीक। यू कैन सी कैसे ये प्ले करता है। तो अब आप देख लो, जैसे ये COH है तो ये CH3 ये ज़्यादा आपका होगा देन दिस वन, देन दिस वन, एंड सबसे लेस स्टेबल है तो एकदम उल्टा हो गया। जैसे CH3 का +M और +I है, बावजूद इसके आर्थो इफेक्ट की वजह से ये ज़्यादा एसिडिक है, तो ये इस पर कोई ऐसा इफेक्ट है नहीं, इस पर इसको +I कमज़ोर कर रहा है और इस पर इसको +M कमज़ोर कर रहा है, ठीक है, आर्थो इफेक्ट। यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ तो खैर ये देख लीजिए NO2 पैरा वाला ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, फिर मेटा वाला जाएगा। तमाम एग्जाम्पल मैंने रेजोनेंस वाले चैप्टर में आपको बताए हैं। जी सर। देखिए ये +I +M है जो कि इसकी स्टेबिलिटी को कम कर रहा है, बावजूद इसकी एसिड स्ट्रेंथ बढ़ जा रही है, तो ये प्राइम एग्जांपल ऑफ आर्थो इफेक्ट है, ठीक है। और फिर ये सर आपने बताया था स्पेशल कैरेक्टर वो होता है कैरेक्टरिस्टिक, वहाँ पे फिर जी लिख लिया। बस इस लास्ट वाला लिखना है सर, NO2 वाला। यस सर। ठीक, यस। तो ये कहलाता है आर्थो इफेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट है ये। बाकी जो भी एसिड स्ट्रेंथ है वो हम इसी से मेजर करेंगे। एसिड में खासकर आर्थो इफेक्ट लगाएंगे। ध्यान रखना कि आर्थो इफेक्ट की वजह से चाहे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो, चाहे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हो, SIR इफेक्ट लिखता है, स्टेरिक इनहिबिशन रेजोनेंस। और जब हम आर्थो पोजीशन पे डालते हैं कोई भी ग्रुप, वो कार्बोक्सिलेट वाले कार्बन को और बेंजीन वाले कार्बन को रेजोनेंस से ब्रेक कर देता है प्लेनेटरी लॉस की वजह से, और आपका आर्थो इफेक्ट ज़्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करता है या देता है, ठीक है। तो ये ज़रूर आप